मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना मनीषा। अपनी ससुराल में पहले तो रौब से रहना। एक बात और, यह नहीं कि खुद से ही उठकर सारा काम करने लगना, कुछ अपनी ननद से भी कराना। तेरे पति तो मुझे सीधे साधे लग रहे हैं, शायद आसानी से मुट्ठी में आ जाएंगे। बस क्या है मनीषा, इसी बात का फ़ायदा उठाना है तुझे, बन जाना घर की मालकिन। और वैसे भी कमाता तो सिर्फ तेरा पति ही है उस घर में। अखिलेश ने अपनी बहन को समझाने और ससुराल वालों के खिलाफ उसके मन में जहर भरने की कोशिश की। अखिलेश ने फिर कहा, तुम्हें गलती से हमने ऐसे परिवार में ब्याह दिया है जहाँ एक भाई कमाता है, बाकी बस हाथ फेरते हैं। अरुण के सिवा तो वहाँ कोई कुछ करता ही नहीं। सास तो चल बसी है और ससुर रिटायर्ड है, जिसका घर से कुछ भी लेना देना नहीं है। जबकि बड़ा भाई अपने परिवार में पत्नी और बच्चों के साथ मस्त है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। एक बात मैं कहूँ, यह परिवार कई प्रकार से कमज़ोर है और तुम इस कमज़ोरी का खूब फ़ायदा उठा सकती हो। आखिर पढ़ी लिखी लड़की हो, कम से कम अपनी दिमाग का थोड़ा तो इस्तेमाल करो और इस परिवार का बेड़ा गर्क करो। भैया की बात सुनकर मनीषा मुस्कुरा उठी। भैया, मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ। इन दिनों मैं ही सब कुछ देख चुकी हूँ, सब समझ चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है यह भी तय कर चुकी हूँ। देखना, मैं ससुराल में इतनी चालाकियाँ दिखाऊंगी और इतनी तिकड़म आजमाऊंगी कि अरुण खुद ब खुद उनसे दूरी बनाकर रहेगा। अरुण तो मेरे आगे कठपुतली की तरह नाचता फिरेगा। और हाँ, सबके मन में भी एक दूसरे के प्रति इतना जहर भरूंगी कि वे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। अखिलेश बहन की इस अंदाज में फकर करते हुए आश्चर्य से बोला, ससुराल में कदम रखते ही तुम्हारी छठी इंद्रियां काम करने लगी है। पहले तो तुम गधी थी। तो भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तुम्हारा पति कम अकल और लकीर का फ़कीर है और तुम्हारे सारे ससुराल वाले एकदम कंजूस हैं। तुम्हारा अरुण भी दांत से पैसा दबाए रखता है। ऐसे लोग सामाजिक होते हैं और उन्हें विरासत, परंपरा, तहजीब जैसी गैर जरूरी बातों से ज़्यादा लगाव होता है। उसे समझाना होगा कि अब उसकी पत्नी और इसी के लिए उसे जीना और मरना है। पिता और भाई बहन के लिए ज़िंदगी तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। वे तो उसकी शादी के बाद से ही पराए हो गए हैं। अब उसके अपने हैं तो केवल हम ससुराल वाले। मनीषा उसकी हर बात पर ध्यान देती हुई संजीदा होती जा रही थी। बेशक ससुराल में कदम रखते ही नई बहू के तेवर तीखे हो गए। अभी हफ्ता भर ही तो हुआ है मनीषा और अरुण की शादी हुए। अरुण के भाई बहनों ने उसकी शादी में बड़े उत्साह से सभी कामों को अंजाम दिया था और नए रिश्तेदारों के साथ वे बड़ी गंभीरता व शालीनता से पेश भी आ रहे थे। बड़ी ननद अनु तो इतनी खुश थी कि उसे पंख उगाए थे और जो भी मिलता उससे कहती जा रही थी, अब घर में माँ के बाद उनकी कमी को मेरी दूसरी भाभी पूरी करेंगी। हम सब उन्हें भाभी नहीं भाभी माँ कहकर पुकारेंगे। इतने मिलजुल कर और प्यार से रहेंगे कि अपने मतलबी रिश्तेदारों के मन में भी हमारे लिए बेहद ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। उसने अरुण से कहा, भैया अभी भाभी को मुंबई मत ले जाना, जब महीने भर बाद अगली बार आना तो ले जाना। अभी तो हमें इनसे दिल मिलाकर मेल जोल जो बढ़ाना है। पर मनीषा को ननंद अन्नू का प्रस्ताव बिल्कुल अटपटा सा लगा। उसने तुरंत अरुण को बेडरूम में ले जाकर समझाया, अभी मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। क्या हम हनीमून पर नहीं चलेंगे? अगर हनीमून पर नहीं जाना है तो मुझे मुंबई अपने साथ ले चलो, वरना मुझे कुछ समय के लिए मायके में ही छोड़ दो। जब दोबारा मुंबई से आना तो मुझे अपने साथ ले जाना। लेकिन मेरा निर्णय कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ हरगिज़ नहीं रहने वाली। अरुण चिंता में पड़ गया। उसे मनीषा का स्वभाव एकदम अलग सा लग रहा था। बहरहाल उसने सोचा कि अभी पत्नी को ऐसे नाखुश करना उचित नहीं होगा। सो उसने अन्नू को समझाया कि वह अभी मनीषा को यहाँ रुकने के लिए न कहे, और वह भी मान भी गई। पर मनीषा तो मन ही मन खुश हो रही थी कि अरुण तो बड़ी सहजता से उसकी बात मान लेता है। बेवकूफ़ है तो क्या हुआ, अपने परिवार वालों के बीच अहमियत तो देता है। उसके बाद वह मुंबई के लिए अपनी सूटकेस पैक करने लगी। विवाह के समय मायके से जो गिफ्ट्स मिले थे, जब अरुण उन्हें घर पर ही छोड़कर मनीषा के साथ मुंबई जाने को तैयार होने लगा तो वह एकदम से बौखला उठी। अरुण, यह तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या मेरे घर वालों ने इतने ढेर सारे दान दहेज गिफ्ट वगैरह तुम्हारे निठल्ले भाई बहनों को ऐश करने के लिए दिए हैं? कम से कम फ्रिज, टीवी और बेड तो अपने साथ ले चलो। अरुण ने मनीषा से अचानक
ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं की थी, लिहाजा उसने ठंडे दिमाग से उसे समझाया। मनीषा, मुझे तुम मिल गई, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। सामान को तो गोली मारो। बहरहाल इतना ढेर सारा सामान लाद कर हम मुंबई जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इन्हें यहीं छोड़ दो। वहाँ हम अपने बलबूते पर सेटल होंगे और ये सारी सामान खुद खरीदेंगे। तुम्हें तो पता ही है मेरी अच्छी तनख्वाह है। इनसे कहीं बेहतर क्वालिटी के सामान वहाँ किस्तों में खरीद लेंगे। मनीषा इतराने लगी। अच्छा, क्या मेरे मायके के आए सामान A1 क्वालिटी के नहीं हैं? अरुण समझ गया कि मनीषा और उसके परिवार वाले दुनियादारी व सामान के पीछे जान भी दे सकते हैं। उसे एहसास हो गया कि मनीषा के मन में क्या चल रहा है। वह समझ गया कि मनीषा के लिए मानवीय रिश्तों की कोई खास अहमियत नहीं है। लिहाजा उस पल अरुण के चेहरे पर आए हाव भाव को पढ़कर मनीषा को लगा कि अभी उसे ऐसा अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए। वह कोई तरकीब सोचने लगी ताकि उस पर कोई दोष भी ना आए और उसके मन की मुराद भी पूरी हो जाए, यानी उसके मायके का सारा सामान और उपहार उसके कब्जे में आ जाए। उसने एकांत में जाकर झट मायके अपनी अम्मा को फ़ोन लगाया, उन्हें सारी बात से अवगत कराया और मुंबई रवाना होने से पहले उन्हें और बाबूजी को मिलने जुलने के बहाने फ़ोन पर ही ठीक एक दिन पहले बुला लिया। अम्मा ने आते ही कमर कस ली। मनीषा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। देखो मैं किस तरह से सारा दान दहेज तुम्हारे साथ मुंबई भिजवाती हूँ। एक तो इन लीचड़ों ने दहेज की सारी रकम ऐंठ ली, दूसरी अब वे सारा दान दहेज और गिफ्ट्स भी हजम कर लेना चाहते हैं। अम्मा ने बाबूजी को बरगलाना शुरू कर दिया। अजी सुनते हो? अब कान में रुई डालकर सोना बंद करो। देखो तुम्हारी गाढ़े पसीने की कमाई पर गैरों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। बाबूजी के कान खड़े हो गए। वह कैसे? वह ऐसे कि मनीषा की शादी में जो सामान तुमने इतने जतन करके दिए हैं, अरुण उन्हें अपने भाई बहनों को सौंप कर खाली हाथ ही मुंबई जा रहा है। अब भला मेरी बिटिया टीवी फ्रिज के बगैर एक कल को भी कैसे रह पाएगी? अरुण तो रोज़ ड्यूटी बजाने ऑफिस को चला जाएगा, जबकि मेरी गुड़िया घर में अकेली दीवारों पर रेंगती छिपकलियाँ देखकर सारा समय काटेगी। अरुण के भाई बहन दहेज के सामान पर जोक की तरह चिपके हुए हैं। उसने तो दहेज में मिला बाइक पहले ही अपने भाई शुभम के हवाले कर दिया है। बाबूजी अपनी पत्नी के बहकावे में आने से पहले थोड़ी बहुत जो समझदारी दिखा सकते हैं, वह उससे बातें करने के बाद पल भर में उड़न छू हो जाती है। उन्होंने अम्मा को समझाने की कोशिश की, अभी कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा मत करो, क्योंकि अभी शादी को हफ्ता भर ही तो हुआ है। अगर मैं अरुण के पापा से इस बारे में कुछ कहूँगा तो यह अच्छा लगेगा क्या? आखिर तुम्हारा घर नहीं है, बिटिया का ससुराल है। अम्मा तुनक उठे। अजी, ऐसा अच्छा भला सोचने लगोगे तो ससुराल में तुम्हारी बिटिया का जीना दुभर हो जाएगा। कल को ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अरुण के घर वाले कैसे हैं इस बात का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। उनके हौसले को बढ़ने से पहले ही तोड़ना होगा। सांप के फन उठाने से पहले ही उसे कुचल देना होगा, वरना एक दिन तुम्हारी बेटी को चिथड़ा पहनाकर वापस मायके भेज दिया जाएगा। तलाक तक की नौबत आ जाएगी। हो सकता है कि वे उसे जिंदा फूंकने का दुस्साहस भी करें। हाँ, उसके शब्द सुनकर तो बाबूजी ऐसे घबरा उठे जैसे किसी पहाड़ी बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया हो। वे अच्छी तरह समझ रहे थे उनकी पत्नी उन्हें मनीषा के ससुराल वालों के खिलाफ बरगला रही है। उन्होंने माँ बेटी दोनों को दुनिया भर के चमचमाती सामान के पीछे पागल होते पहले ही देख रखा है, पर उन्हें यकीन है कि मनीषा की अम्मा ने जो मन में ठान लिया है वह उसे पूरा करके ही दम लेगी, और अगर उन्होंने उसके मन मुताबिक नहीं किया तो वह उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खाना पीना सोना सब हराम हो जाएगा। वे उधेड़ बुन में खो गए। चलो अरुण के पापा से बात ही कर लेते हैं, भले ही उन्हें और उनके परिवारजनों के गले से मेरी बात नीचे ना उतरे, पर उन्हें तो मनाना ही होगा कि वे दहेज का सारा सामान अरुण के साथ रवाना कर दें, वरना मनीषा की अम्मा उनकी जान खा जाएगी। उनके परिवार वालों को बुरा लगता है तो लगने दो। मनीषा को भी ससुराल में कहाँ रहना है, उसे तो मुंबई महानगर में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वो भी अरुण के साथ। बाबूजी का मन अभी हिचक रहा था। रात को अम्मा ने उन्हें गहरी नींद से जगाकर उन पर फिर दबाव बनाया। पौ फटते ही अरुण के बड़े बुजुर्गों से बात कर लेना, क्योंकि कल शाम को ही ट्रेन से मनीषा और अरुण को मुंबई के लिए कुछ करना है। सो सुबह जब बाबूजी उठे तो वे हिम्मत बटोर कर चाय की चुस्की लेते हुए अरुण के पापा से मुखातिब हुए।
भाई साहब, अब आपका बेटा अरुण घर वाला गृहस्थ बन गया है। मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहेगा। उसके यहाँ यार दोस्तों का आना जाना होगा। इस बार अपनी दुल्हन लेकर पहुँचने पर वे उससे पूछेंगे कि अरुण, ससुराल से तुम्हें क्या मिला है। तब वरुण उनसे क्या कहेगा कि दहेज तो बाप के घर छोड़ आया हूँ, बस पत्नी लेकर आया हूँ। वे तो समझेंगे कि बिटिया का बाप तो गरीब है, जिसने उसे एक धेला भी नहीं दिया, मुफ्त में अपनी बेटी उसके गले मड़ दी। सच, यह सोचकर मेरा दिल शर्म से डूबा जा रहा है। बेटी के बाप की तो नाक ही कट जाएगी। सो मेरी आपसे विनती है कि अरुण को अपने साथ कुछ सामान जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह ले जाने की इजाज़त ज़रूर दे दीजिए, जिन्हें वह अपने मोहल्ले वालों और दोस्तों को दिखा सके कि हाँ, किसी फटीचर ख़ानदान में उसकी शादी नहीं हुई है। बाबूजी ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बात को इतने सलीके से पेश किया था कि अरुण के पापा से प्रतिक्रिया में कुछ भी कहते नहीं बना। वे हकला उठे। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वहाँ उपस्थित अरुण का छोटा भाई शुभम भी बोल उठा। हाँ, अगर भाई साहब ये सामान खुद ले जाने में सक्षम हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम तो सोच रहे थे कि भाभी जी का सामान हमको धीरे धीरे मुंबई पहुंचा देंगे। इसी बहाने मुंबई भी आना जाना बना रहेगा। मनीषा ने सोचा, अगर दहेज का सामान अभी हमारे साथ चला जाएगा तो इन लोगों द्वारा फजूल में मुंबई आकर मेरा दिमाग खराब करने से छुटकारा भी मिल जाएगा। उस वक्त बाबूजी अम्मा का मुंह ताकने लगे, जैसे कि कह रहे हों, तुम तो कह रही थी कि दहेज का सारा सामान अरुण के घर वाले हड़पना चाहते हैं, जबकि वे सभी सारे सामान को अरुण के साथ खुशी खुशी बेचने को तैयार हैं। अम्मा ने उनके हाव भाव को कनखियों से देखा और मुंह बिचका लिया। तुम्हें तो मगजमारी करनी है, वह करो। हमें तो दहेज का सामान बस मुंबई रफा दफा करना है। सो कुछ मामूली गिफ्ट्स को छोड़कर बाकी सामान धीरे धीरे 2-3 खेपों में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अरुण मायूस हो गया, यह सोचते हुए कि मेरे घर वाले सोच रहे होंगे कि अरुण भौतिकवादी हो गया है, उसे अपने घर वालों से ज़्यादा निर्जीव वस्तुओं से प्यार हो गया है। वैसे तो वह शादी से पहले ऐसी मानसिकता वाले लोगों की नुक्ताचीनी करने से बाज नहीं आता था। भाइयों में सबसे छोटे भाई आलोक ने सभी को समझाया, भैया सुलझे हुए विचारों के भले आदमी हैं, वे स्वार्थी कभी नहीं हो सकते। स्वार्थपरता से तो उन्हें सख्त नफरत है, इसलिए हमें उनके बारे में कोई अनाप शनाप धारणा नहीं बनानी चाहिए। वे हमसे और हमारी पारिवारिक संस्कृतियों से हमेशा जुड़े रहे हैं। हाँ, भाभी जी के बारे में अभी कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि भविष्य में वे अपने ससुराल में क्या गुल खिलाएंगी। अरुण के विवाह के चिन्ह के तौर पर घर में कुछ भी उपलब्ध न रहने के कारण उसकी तीनों बहनें अनु, मानवी और आराध्या कुछ समय तक सदमे में थीं। शादी के उल्लास और चहल पहल के बाद अचानक छाए सन्नाटे से घर का कोना कोना भाएं भाएं कर रहा था। उनकी माँ तो 1.5 साल पहले ही डॉक्टर की गलत दवा के कारण मौत का शिकार हो चुकी थी। माँ की असामयिक मौत के बाद पापा गुमसुम रहने लगे थे। बड़े भाई संतोष अपनी एकल पारिवारिक व्यवस्था में ही इस तरह उलझ गए थे जैसे उनका इसके सिवा दुनिया में कुछ और है ही नहीं। ऐसे में परिवार को अरुण से ही बड़ी उम्मीदें थीं। उन्हें उनसे आर्थिक मदद से अधिक मानसिक संबल की अपेक्षा थी। शुभम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर अपनी और अपनी बहनों की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी कर ही लेता था। पापा जी की पेंशन के रुपए भी काम में आ जाते थे। इस दरमियान मनीषा की अम्मा का मुंबई आना जाना अधिक बढ़ गया था। वह मनीषा को ससुराल से भरसक दूरी बनाए रखने के लिए सचेत करती रहती थी। इसके लिए नए नए तौर तरीके भी वह उसे बताती रहती थी। एक दिन उसने मनीषा से कहा, अगर अरुण के मन में अपने भाई बहनों के प्रति लगाव बना रहेगा, उसे उनकी आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी। सो तुम्हारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच संबंधों में दरार बढ़ती जाए। अभी तो उसकी तीनों बहनें अनब्याही हैं। उनकी शादी के लिए अरुण को ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके पापा और संतोष तो कुछ भी करने से रहे। देखो, संतोष कितनी होशियारी से उनसे कन्नी काट गया है। दरअसल तुम्हें तो दुल्हा संतोष जैसा मिलना चाहिए था। अम्मा संतोष का गुणगान करते हुए अरुण के नाम पर रो रो कर अपना माथा पीटती। एक दिन उसने मनीषा से कहा, कुछ ऐसी गंभीर हालत पैदा करो, अरुण की बहनें कुंवारी ही बूढ़ी हो जाएं, इससे तुम्हें फ़ायदे होंगे। एक तो अरुण को उनकी शादी पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, दूसरे अरुण के परिवार की सारी समाज में थू थू हो जाएगी। जिस घर में बेटियां और बहनें
अविवाहित रह जाती है, समाज में उसे बड़ी नीची निगाह से देखा जाता है। उसके बाद तुम अपनी सहेलियों और जान पहचान वालों में भाई बहन के रिश्ते के बारे में कुछ गंदी अफवाहें फैला देना। देखना, सारे के सारे सदमे से न केवल बीमार होंगे बल्कि चिंताओं में पड़कर पीलिया से ग्रस्त होकर दम भी तोड़ देंगे। पर अरुण ने तो संकल्प ले रखा था कि वह अपने भाई बहनों की जीवन नैया पार लगा कर ही दम लेगा। इस बीच शुभम ने अरुण को अन्नू की शादी से संबंधित बातचीत करने और अन्य बंदोबस्त करने के लिए आने का आग्रह किया। जब अम्मा को इस बारे में पता चला तो उसने मनीषा को दिन रात बरगलाया, बिटिया, अरुण को किसी भी कीमत पर अन्नू की शादी के बारे में बातचीत करने के लिए उसके घर मत जाने देना। इस तरह जिस शाम अरुण को ट्रेन पकड़नी थी, मनीषा दहेज के मुद्दे पर उससे झगड़ बैठी। उसने अरुण से कहा, जब तक तुम दहेज से मिला बाइक शुभम से छीनकर वापस नहीं लाओगे, तुम्हें तुम्हारे कमबख्त भाई बहनों के पास जाने नहीं दूंगी। फिर उसने उसके पर्स से रिजर्वेशन टिकट निकालकर फाड़कर चिंदी चिंदी कर दिया। झगड़े पर उतारू औरत के सामने वह बेबस हो गया। दूसरी और तीसरी बार भी जब वह अन्नू के लिए लड़का देखने जाने की तैयारी में था तो मनीषा ने उसे इसी तरह घर ना जाने के लिए मजबूर कर दिया। अरुण तो मनीषा के जोर जोर से शोर मचाने के कारण ही सहम जाता था। मोहल्ले वालों में शोर मच जाएगा तो उसकी ही बदनामी होगी। गलती भले ही औरत की हो, दुनिया पुरुष को ही दोषी ठहराती है। मनीषा ने उसकी कमज़ोर नस पहचान ली थी और जब जब वह ऐसे ही निहायत ज़रूरी काम से अपने पैतृक घर जाने का मन बनाता, मनीषा शोर मचाने लगती और अरुण खामोश होकर बैठ जाता। वह उसकी कमज़ोर नस पर हाथ रख देती। बहरहाल हर बात में तू मैं उनके दाम्पत्य जीवन का रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया था। मनीषा तो मुँह फट थी ही, लेकिन जब उग्र होती तो गाली गलौज भी करने लगती। ऐसे में अरुण अपना माथा पीट कर बुरे समय को कोसता रहता। उसने तो अपने ही क्षेत्र की लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की थी कि उसकी आदतें, रहन सहन आदि उसी की तरह होंगे, जिससे रिश्तेदारी निभाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। वह मुंबई में रह रहा होगा, जबकि उसका और उसकी पत्नी का परिवार सुख दुख में एक दूसरे के साथ होगा। मुंबई में ही उसके लिए कितनी ही शादी के प्रस्ताव आए थे, पर उसने सबसे न कर दिया कि शादी करूंगा तो अपने ही क्षेत्र की किसी संस्कारी लड़की से, वरना नहीं करूंगा। अरुण के पापा सेहत से और अपने अक्खड़ स्वभाव से इस लायक नहीं थे कि वे अपनी जिम्मेदारियां को निपटाते। कुल मिलाकर वे अपने गृहस्थ जीवन के प्रति उदासीन हो गए थे। यह सोचकर कि मेरे सारे बेटे इतने बड़े और समझदार हो ही गए हैं कि वे उनकी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सके। इस बीच अरुण ने मुंबई से फ़ोन करके अपने हाथ खड़े कर दिए। शुभम, तुम्हारी भाभी मुझे तुम लोगों के लिए कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाने के लिए मजबूर हूँ। थक हार कर शुभम ने खुद अन्नू के लिए एक रिश्ता तय किया, वह भी बड़ी अफरा तफरी में, क्योंकि उसकी उम्र शादी के लिहाज से ज़्यादा हो रही थी। अन्नू की शादी हुई, पर अफसोस की सफल नहीं रही। यह सब हताशा में उठाए गए कदमों के कारण हुआ। किसी को क्या पता था कि जिस लड़के के साथ अन्नू का विवाह हुआ है, उसका पहले से ही किसी औरत के साथ नाजायज संबंध है, जिससे उसकी एक और संतान भी है। अम्मा को जब मनीषा से यह बात पता चली तो वह फूली ना समाई। चलो, उसके परिवार की बर्बादी शुरू हो गई। अब उनकी बर्बादी का मंजर हम तसल्ली से देखेंगे। शुभम को खुद पर कितना गरूर था। हमारे दहेज का बाइक हथियाने का उसे अब अच्छा दंड मिला है। उसकी बहनों ने भी दहेज का सामान कब्जा कर बहती गंगा में हाथ धोया था ना। अब उनकी मांग में कभी सिंदूर नहीं सजेगा। यह मेरी साजिश है। उन सब का ऐसा सत्यानाश हो कि वे फिर कभी आबाद ना हो सकें। एक दिन अम्मा ने मनीषा को फ़ोन पर बतलाया, देखना, अन्नू को जल्दी ही ससुराल से खदेड़ दिया जाएगा और वह घर आकर बैठेगी। अब उसका दूसरा ब्याह ना हो सकेगा, क्योंकि यह सब मेरे ही टोने टुटकी का असर है। मैं एक औरत के भी संपर्क में हूँ। मनीषा खुश थी कि उसकी अम्मा उसके रास्ते के सारे कांटे हटाकर उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटी हुई है। वैसे भी वह अकेले यह सब कैसे कर पाती। टोने टोटकों और औघड़बाजी के बारे में तो उसे इतना ज्ञान भी नहीं है जितना अम्मा को है। इसी वजह से अम्मा का मुंबई आना जाना बढ़ गया। उसका मुंबई आने का तो उद्देश्य ही था कि अरुण का अपने परिवार से मोह भंग कराकर
उसे ऐसी हालत में छोड़ा जाए जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आखिरकार वह अपनी पत्नी के ही तलवे चाटेगा। इधर कोई 3 वर्षों तक मनीषा गर्भवती नहीं हुई तो मायके वालों को चिंता हो गई कि कहीं अरुण नामर्द या नपुंसक तो नहीं है। अम्मा के सिखाने पर मनीषा ने पड़ोस में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि कमी अरुण में है। अम्मा मुंबई आई तो उसने मनीषा की आंखों में झांक कर देखा। बिटिया, कोई खास बात है क्या? वह आंखें नचाते हुए बोल पड़ी। अम्मा, मुझे लगता है कि अरुण का अपने ही ऑफिस में किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, वरना शादी के 3 वर्षों बाद भी। एक दिन अरुण के ऑफिस जाते ही अम्मा मनीषा को खींचती हुई एक मौलवी के पास ले गई। मौलवी ने अम्मा और मनीषा की सारी समस्याएं सुनने के बाद उनके शक पर सच की मुहर लगा दी। आपकी बिटिया के पांव इसलिए भारी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसके पति के किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और वह जल्दी ही आपकी बिटिया को छोड़ देगा। अम्मा को मौलवी द्वारा बताई गई एक एक बात पर भरोसा हो गया। मौलवी ने दोनों को नाको चने चबवाए, ऐसे ऐसे कर्म कांड करवाए कि अम्मा के सिवा कोई और होती तो भाग खड़ी होती। अम्मा ने तो मौलवी के नुस्खों को खूब आजमाया, बदले में उसे मुंह मांगा पैसा दिया। इसके अलावा मौलवी के कर्म कांडों में शिरकत करने के लिए मनीषा को एक रात उसी के यहाँ छोड़कर भी आ गई और अरुण से बहाना बना दिया कि मनीषा अपनी एक सहेली की शादी में गई हुई है और रात भर वही रहेगी। इस तरह उसने मौलवी द्वारा दिए गए झाड़ फूक वाले कुछ रसायन और राग भभूत भी चोरी छिपे अरुण को भोजन में मिलाकर खिलाई, जिससे वह कभी कभी बीमार भी पड़ गया। पर जब सारे नुस्खे बेकार हुए तो फिर वह उसे कर्मकांडी ओझाओं और बाबाओं के पास भी ले गई। यह सब करते हुए मनीषा उकता गई। अम्मा, हमारी दुर्दशा काहे कर रही हो? अब जब अरुण ही नालायक और बेपरवाह होकर गैरों पर अपना सर्वस्व लुटा चुका है तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसी दरमियान मनीषा की एक रिश्ते की बहन बिट्टी, जिसे टोनो टोटकों में बड़ी महारत हासिल थी, ने अम्मा को फ़ोन करके बताया, मामी, मनीषा की गर्भवती न होने का एक अहम कारण यह है कि अरुण के घर वालों ने ओझाओं द्वारा कुछ कर्म कांड करवाए हैं। इस बार जब आप वापस घर आना तो मनीषा को भी लेकर आना, मैं उस कर्म कांड की काट बताऊंगी। मनीषा निश्चित तौर पर माँ बनेगी और अरुण उसका साया बनकर उसके आगे पीछे डोलता फिरेगा। उसके बाद जब मनीषा मायके गई तो उसकी रिश्ते की बहन बिट्टी समेत उसके जीजा ने भी उससे ढेरों कर्मकांड करवाए। ऐसी बातों का हमेशा मखौल उड़ाने वाला अरुण उसकी बात फिर टाल जाता। बहरहाल जब वह जीजा के यहाँ से वापस मायके आई तो अरुण के बड़े भाई संतोष उसे अपने शहर ले जाने आ गए। उन्होंने अम्मा से कहा, मम्मी जी, मनीषा को कुछ दिन मेरे यहाँ भी रहने के लिए भेज दीजिए। बच्चे अपनी छोटी आंटी से मिलने के लिए बेचैन हैं। अम्मा तो संतोष की शक्ल सूरत और सीरत पर पहले से ही फिदा थी और कई बार यह भी तमन्ना कर चुकी थी कि काश मनीषा को संतोष जैसा पति मिला होता। सो उसने कोई नान नुकुर किए बिना संतोष के साथ मनीषा को विदा कर दिया, जहाँ वह उसके और उसके परिवार के साथ 2 हफ्ते रही। कुल मिलाकर अम्मा तो इसी बात से बेहद खुश थी कि चलो अपने पति अरुण के साथ रहकर मनीषा भले ही खुश ना रह पाई हो, मायके आकर कुछ दिन प्रसन्नचित्त तो हो जाती है। यहाँ वह अपने जीजा और अरुण के बड़े भाई के साथ कुछ दिन गुजार कर चैन सुकून की सांस ले पाती है। उसने उससे कहा भी, मनीषा, कभी कभार मायके आकर रह जाया करो, मन बहल जाया करेगा। करम जले अरुण से दूर रहकर थोड़ी सी राहत तो तुम्हें मिल ही जाती है। यहाँ रहोगी तो हमारे प्रयास से तुम पेट से भी हो सकोगी। हम जल्द ही प्रयास से कुछ न कुछ करने में सफल हो ही जाएंगे। अब तो तुम्हारे जेठ भी तुम में बहुत दिलचस्पी लेने लगे हैं। वे तुम्हारे लिए बड़े चिंतित रहते हैं। कहते हैं कि मनीषा को अरुण के रूप में नालायक पति मिला है। वापस मुंबई लौटकर मनीषा बहुत खुश थी। अरुण ने उससे कई बार उसकी खुशी का राज जानना चाहा। वह बार बार एक ही बात कहती, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? अरुण मायूस हो जाता, मुझे जलन क्यों होने लगी? क्या मुझे तुम्हारी खुशी में शामिल होने का हक नहीं है? तब तक वह तुनक उठती, तुम्हें तो असली खुशी अपने भाई बहनों के साथ मिलती है। तुम्हें तो उन्हीं से शादी कर लेनी चाहिए थी। वह चुप हो जाता। मायके से लौटने के बाद मनीषा के तेवर बदले बदले से थे। वह बार बार अरुण से उसकी तनख्वाह और खर्च के बारे में पूछने लगी थी। पहले तो अरुण झल्ला गया,
फिर उसने शांत मन से बतलाया, मैं तो खर्च का पैसा डिब्बे में डाल ही देता हूँ, जहाँ से जिसे जितनी ज़रूरत हो निकाल सकता है। मैंने कभी भी यह नहीं पूछा कि किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ है। तुम्हें भी अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए पर्याप्त पैसे दे देता हूँ, फिर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? घर के लिए कमाता हूँ और घर पर ही खर्च करता हूँ। मेरी कोई ऐसी वैसी नाजायज आदत तो है भी नहीं कि पैसे का दुरुपयोग करूँ। हाँ, तुम जब चाहो मुझसे हिसाब ले सकती हो। मनीषा आवेश में आ गई। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम झूठे नंबर 1 हो। सारा पैसा अपने घर, अपने भाई बहनों को भेज देते हो, तभी तो हमें इतनी तंगहाली में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। उन कमीनों ने तुम्हारे ऊपर जादू करके तुम्हें अपने बस में कर रखा है। रोज रोज के ऐसे ताने सुनकर अरुण गुस्से में आ जाता। वह सोचता कि इतने रुपए खर्च करने और इतने आराम ऐश में रखने पर भी मनीषा की शिकायत बनी रहती है, पर वह कोई जवाब दिए बिना ऊपर छत पर चला जाता। मनीषा के मायके से आने के बाद कोई 2 हफ्ते ही गुजरे होंगे कि उसका जी मतलाने और सिर दर्द तथा बुखार आने की वजह से अरुण उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद बताया कि मनीषा गर्भवती है। डॉक्टर की घोषणा पर अरुण झूम उठा। अरे, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा पति बनने के बाद पिता भी बनना होगा। उसने डॉक्टर के यहाँ से घर लौटते समय रास्ते में ही मिठाई खरीदी और पड़ोस के हर एक घर में बंटवाई। अगले दिन ऑफिस में दोस्तों का भी मुंह मीठा करवाया। मनीषा ने अम्मा को फ़ोन करके क्या खुशखबरी दी तो उधर की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। देखा ना मेरे कर्म कांडों का असर। अगर यह सब मैं न करती तो तुम्हें जीवन भर बांझ औरत होने का ताना खुद अपने ससुरालियों और पति से सुनना पड़ता। अब अरुण को उस ऑफिस वाली रखेल को छोड़कर वापस तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। जीजा और संतोष की ओर से भी शुभकामनाएं आईं, पर मनीषा इस उधेड़-बुन में थी कि वह किसको धन्यवाद दे। महीने और साल गुजरते गए। पहला बेटा होने के कोई 5 वर्षों बाद दूसरी संतान बिटिया के रूप में हुई। वह जिस तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दौर में जी रहा था, उसमें उसने अपने बलबूते पर एक अच्छे इलाके में अपने लिए घर लिया, एक कार खरीदी और ज़रूरत के अधिकतर सामान इकट्ठा किए। कहीं किसी औघड़ द्वारा तावीज़ पहनकर उसे ये चीज़ें मुहैया नहीं हुई, जबकि सास का यह दावा था कि उसके अमुक पूजा पाठ करवाने की वजह से अरुण एसी और वॉशिंग मशीन खरीद सका। मेरे द्वारा ही वह कार और बाइक खरीद पाया और अपने मकान में गृह प्रवेश कर सका। अगर वह इतने ढेर सारे तामझाम ना करती तो वह सड़क छाप ही रह गया होता। बहरहाल घर में कीमती सामान इकट्ठा करके मनीषा पूरे मोहल्ले में इतरा रही थी। पर अरुण के साथ सबसे बुरी बात यह हुई कि छोटी बहनों में से दूसरे नंबर की बहन मानवी की अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों ने कभी उसे क्षय रोग की दवा दी तो कभी निमोनिया की, कभी उसे पीलिया से ग्रस्त बताया तो कभी थैलीसीमिया से। दरअसल उसे तो कोई बीमारी ही नहीं हुई थी, बस भावुक होने की वजह से सदमे में रहने लगी थी। अब क्या होगा? 2 बेरोजगार भाइयों और 2 अनब्याही बहनों का बेड़ा पार कैसे होगा? बड़े भाई ने अपनी जिम्मेदारियों से बहुत पहले ही किनारा कर लिया था। अरुण भी अपनी पत्नी के दबाव में उनके लिए कुछ करने पाने में असमर्थ था। यहाँ तक कि उनसे मिलने की युक्ति भी नहीं कर पाता था। मनीषा उसे बात बात में लांछित करती रहती थी। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले मानवी ने खुद फ़ोन करके अरुण से निवेदन किया, भैया आप तुरंत मेरे पास आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। आप आ जाएंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। अरुण ने उसे दिलासा दिया, मैं यहाँ तुम्हारी भाभी से इजाज़त लेकर शीघ्र आने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। पर उसे तो बेहद डर लग रहा था। अगर बीमार मानवी से मिलने जाने के लिए मनीषा से कुछ कहा तो वह झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो जाएगी और उसे किसी कीमत पर वहाँ जाने नहीं देगी। सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने और दहेज के बाई को वापस लाने के मुद्दे पर झगड़ने लगेगी। लेकिन अफसोस कि इसके पहले वह मनीषा से इस बारे में बात करता, अगले ही दिन मानवी की तबीयत बिगड़ गई और उसके दिल की धड़कन रुक गई। अरुण को फ़ोन पर खबर मिली कि मानवी नहीं रही। वह बेहद आहत हुआ। मानवी के अंतिम शब्द थे, कोई बड़ा आदमी घर में नहीं है। क्योंकि जब वह अंतिम सांसें ले रही थी, ना तो पिताजी घर पर थे, ना ही आलोक।
संतोष भाई साहब की उपस्थिति होने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। बस उसकी बड़ी और छोटी दोनों बहनें अनु और आराध्या तथा अरुण का छोटा भाई शुभम ही उपस्थित थे। मनीषा मानवी के शव के पास बैठकर घड़ियाली आंसू बहाती रही। मनीषा के बड़े भाई अखिलेश ने कर्मकांडों में पहुंचने का नाटक किया, जबकि उसके माँ बाप ने एक दिन पहले पहुंचकर वहां अपनी मौजूदगी दर्ज की। अम्मा ने मनीषा को एक कोने में ले जाकर उसके कान से अपना मुंह सटा दिया। देखो मनीषा, आगे आगे होता है क्या। तेरे ससुराल में बचे कुचे लोगों का भी सफाया जल्द ही होने वाला है। मैं अपने कर्म कांडों के बल से खुद डायन बनकर लोगों के जीवन से खेल सकती हूँ। यह मेरा दावा है। सारी दुनिया में उथल पुथल मचा सकती हूँ। तब मनीषा ने मुस्कुराकर अम्मा को शांत रहने की सलाह दी। जवान और अनब्याही बहन के निधन पर भाई बहन और सगे संबंधी सभी व्याकुल थे। अरुण पश्चाताप की आग में जलता रहा। काश मैं मानवी के बुलाने पर समय से पहुंच गया होता, इस अनिष्ट को रोका जा सकता था। बहरहाल जब वह सारा कर्मकांड पूरा कराकर वापस से मुंबई पहुंचा तो मनीषा का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। उसने मुंबई पहुंचते ही अपने जवान हो रहे बेटे देवांश के कान भर कर उसे अच्छी तरह पढ़ा लिखा दिया था कि तुम्हारे चाचा बुआ तुम्हारे पापा के टुकड़ों पर पल रहे हैं और तुम्हारे पापा अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उनके खर्च के लिए हर माह भेज देते हैं। देवांश को लगा कि उसका हक उसके चाचा बुआ मार रहे हैं, सो वह उनसे बदतमीजी से पेश भी आने लगा। अरुण का जी कर रहा था कि वह आत्महत्या कर ले, पर उसके सामने तो घर की जिम्मेदारियां थीं जिन्हें वह पूरा करके ही इस दुनिया से कूच करेगा। वह छत पर चला गया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वह विषम परिस्थितियों से बेहद डर गया, पर मनीषा तो उसकी हालत देख मन ही मन खुश हो रही थी। उसने झट अम्मा को फ़ोन लगाकर इस बारे में जानकारी दी। आज अरुण को हमने बेबस व लाचार कर दिया है। कितनी अच्छी बात है कि देवांश अब मेरा साथ दे रहा है, पर वह अपनी हरकत से बाज आने वाली नहीं है। वह अभी भी अपने भाई बहनों के लिए बेचैन है। अम्मा खुशी से चहक उठी। मनीषा, अभी कल मैंने तेरे लिए कुछ मांगा था कि जल्दी से जल्दी मेरी मनीषा की ज़िंदगी संवर जाए। देखना, अब तू गिनती के कुछ दिनों में आबाद हो जाएगी। तू अरुण की मिल्कियत पर राज करेगी। यह तुझसे मेरा वादा है। अम्मा से बातचीत बंद होते ही मनीषा का भाई अखिलेश, जिसने पड़ोस में ही मकान ले रखा था, आ धमका। दरअसल अरुण के किसी पड़ोसी ने उसके घर में हो हल्ला सुनकर उसे जाकर बता दिया था कि अरुण और मनीषा के बीच आजकल खूब ठनी हुई है और ऐसे मौके का मजा लेने के लिए तुम्हारा वहाँ मौजूद होना जरूरी है। सो अखिलेश ने आते ही चुटकी ली। मेरे इशारे पर सही जा रही हो मनीषा। कुछ समय पहले जब अरुण के भाई बहन भी आए हुए थे, मैंने देखा था कि देवांश अपने चाचा बुआओं से बड़े प्यार और इज्जत से पेश आ रहा था। मुझे देवांश को उनके इतना करीब पाकर बेहद डाह हो रही थी। तब मैंने तुमसे कहा था कि मनीषा, तुम अपने बच्चों के मन में ऐसी उलूल जुलूल बातें डालनी होगी कि वे अपने चाचा बुआओं से घोर नफरत करने लगे। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है कि तुमने मेरे सबक पर अमल किया। देवांश ने मेरे मन को बहुत ठंडक पहुंचाई है। वह तो उसका दुश्मन बन गया है। अब देखना, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम कुछ ही समय में फूलने फलने लगोगी। तब मनीषा ने अखिलेश के कान में फुसफुसा कर कहा, वो मुआ अरुण ऊपर कमरे में खुद को बंद करके शोक मना रहा होगा। दरअसल वह अपने भाई बहनों से मोबाइल पर बात कर रहा होगा। वह उनसे छिप छिप कर बात करने से भी बाज नहीं आएगा। अत्यंत अपमानित होकर अरुण छत पर बने अलग कमरे में रहने लगा था। मनीषा अपनी अम्मा से पाठ पढ़कर उसे मानसिक रूप से और भी प्रताड़ित करने लगी थी। जैसे ही वह नीचे की मंजिल पर किसी काम से आता, वह ताने देने लगती, अपनी रसोई भी ऊपर ही कर लो, नीचे अपनी मनहूस शकल दिखाने क्यों आ जाते हो। तब देवांश भी व्यंग करने से बाज नहीं आता, लेकिन मन से तनुक भावुक बेटी अदिति, जो अपने भाई से 5 साल छोटी थी, बड़ी सहानुभूति से पापा को देखती, पर मम्मी के डर से उसके पक्ष में कुछ बोल भी ना पाती। वह सशंकित होती कि मम्मी उसकी शिकायत नानी अर्थात अम्मा से ना करते। अरुण का मन दुनिया से उचटता जा रहा था। पत्नी ने तो उसे औरत का सुख कभी दिया ही नहीं। बेटे ने भी उसका दिल खूब तोड़ा, जबकि उसने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। अपनी पैतृक विरासत रिश्तों से भी वह दूर होता जा रहा था।
एक दिन शाम को ऑफिस से लौटकर उसे अचंभा हुआ। उसने नीचे की मंजिल से झांक कर देखा कि मनीषा की अम्मा, भाई अखिलेश और जीजा दोनों ड्राइंग रूम में आकर जमे हुए हैं। पता नहीं वे कब आए और क्यों। उसने छुप कर उनकी बातें सुनी। उसे यह जानकर अत्यधिक दुख हुआ कि वे सारे साजिश रच रहे हैं। वह बेहद रुआसा और संजीदा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुराल वाले ही नहीं, खुद उसकी पत्नी भी उससे किनारा करना चाहती है। मानसिक तनाव उसका सिर फटने लगा। ब्लड प्रेशर से दिल में दर्द भी होने लगा। तब उसने सिर दर्द की एक गोली ली और छत पर जाकर दरवाजे पर सांकल चढ़ाया और ज़मीन पर ही लेट गया। लेटे ही लेटे उसने सीलिंग फैन की ओर देखा। कुछ करने वाला ही था कि उसने आखिरकार अपने कदम वापस खींच लिए। अभी तो बेटे दीपांश को उच्च शिक्षा दिलानी है और बिटिया की शादी करनी है। अभी मुझे तो इसका ख्याल तक नहीं लाना चाहिए, अन्यथा लोग क्या कहेंगे कि इसने अपनी ज़रूरी जिम्मेदारियां तक नहीं निभाई। पर जैसे ही उसने सीढ़ियाँ उतरने के लिए ज़मीन से उठने की कोशिश की, वह संभल नहीं पाया और बेड पर ही निढाल लुढ़क गया। शायद ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था। सुबह जब देर तक अरुण का दरवाज़ा नहीं खुला तो मनीषा ने अखिलेश को बुला भेजा। वह मुआ अभी भी नींद के खुमार में ऊपर बेड तोड़ रहा है। उससे पूछो कि उसे ऑफिस जाना है या नहीं। मनीषा लगातार भुनभुनाती जा रही थी, लेकिन कई बार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने और दरवाज़ा पीटने पर भी जब अरुण की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मनीषा ने ताना कसा। लगता है उसने नींद की गोली खा रखी है। आखिरकार अखिलेश ने दरवाज़ा पड़ोसियों की मदद से तोड़ दिया। अंदर प्रवेश कर जब उसने बेड पर पड़े अरुण का बदन हिलाया तो उसमें कोई हरकत नहीं हुई। वहाँ खड़ी मनीषा ने फिर चुटकी ली। यह तो ऐसे ही घोड़ा बेचकर सोता है। फिर अखिलेश ने उसकी नाड़ी टटोली और सीने पर हाथ रखा तो वह एकदम से हड़बड़ा उठा। अरे, इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है। तब तक पड़ोस के डॉक्टर भी आ चुके थे। उन्होंने अरुण की जांच की और सिर झुका लिया। ही इज़ नो मोर। जब अखिलेश ने मनीषा को आंख मारकर कुछ गुप्त इशारा किया तो उसने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालते हुए रोने का नाटक शुरू कर दिया। जब तक मोहल्ले वाले शोरगुल सुनकर इकट्ठे होते, मनीषा झट रुमाल पानी से भिगोकर आंखें पोंछती हुई दहाड़े मार मार कर रोने लगी। जमीन पर हाथ पटक पटक कर चूड़ियाँ तोड़ी, मांग में लगा सिंदूर मिटाया। उसकी अम्मा को उसके इस व्यवहार को देखकर बड़ा अचंभा हो रहा था कि उसकी बेटी तो उससे भी बढ़िया नौटंकी कर लेती है। पूरे 13 दिनों तक चलने वाली कार्यक्रम खत्म हो गया। जो अम्मा जिंदगी भर बेटी को ज्ञान बांटती आई, उन्होंने कैसे चालाकी से बेटी से किनारा कर लिया, यह तो मनीषा ही भली भांति जानती हैं। जो अखिलेश अपनी बीवी बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, वो भला क्या सहारा देता उसे। आज मनीषा एकदम अकेले है। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी भी खत्म होती जा रही है। अरुण के LIC के 10 लाख मिले हैं, जो कि मनीषा ने संभाल कर रख लिया है अदिति की शादी के लिए। अब किसके आगे मदद मांगे। अरुण का बनाया अपना घर है, लेकिन घर चलाने के लिए हाथ तो चलाना पड़ेगा। एक छोटी सी नौकरी मनीषा ने ढूंढ ली है। अब जो है यही नौकरी है। मन ही मन पछताती मनीषा जब तब खुद को कोसती रहती कि काश अपनी ज़िंदगी के 9-10 साल पीछे चली जाती। काश अपनी अम्मा और भैया की बात ना सुनी होती। काश एक अच्छी पत्नी और एक बहू बनकर रहती। मनीषा अपने रचे हुए इस नए संसार में बेहद दुखी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई